हेलो, नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 आरबीएससी के व्यवसाय अध्ययन के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपको चैप्टर बहुत ही समझ में अच्छे तरीके से आएगा और ये आपके भविष्य की आने वाली वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो पाएगा। कॉमर्स विषय के अंदर आरपीएससी द्वारा आयोजित और यूजीसी द्वारा आयोजित वैकेंसियों में यह चैप्टर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। और ये मैंने नोट्स बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए हैं। कक्षा 12 की जो आरबीएससी की पुरानी बुक थी उस पर हैं। अब तो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है, लेकिन यह पुराने हैं और एक बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स बनाए हुए हैं जो आपके पढ़ाई में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अपन उस विषय के या उस कंटेंट के उस टॉपिक की परिभाषाओं को पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम प्रबंध की महत्वपूर्ण परिभाषाओं से स्टार्ट करना चाहेंगे और जब अपन इसकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो प्रबंध का जो अर्थ है अपन अच्छी भाली भांति प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है ना। प्रबंध क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट एक लेडी है। इन्होंने कहा प्रबंध जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। जी हाँ, प्रबंध जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध में आप क्या करता है, एक प्रबंधक क्या करता है, एक सीनियर मैनेजर जो होता है क्या करता है, वो दूसरों से काम करवाता है। उनको पैसा इसी बात का दिया जाता है कि वो अच्छे ढंग से दूसरों से कार्य करवा सके। उनको काम करने का पैसा नहीं दिया जाता है, उनको काम करवाने का पैसा दिया जाता है। बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, उनको बड़े बड़े पैकेज इसी बात का दिया जाता है वो दूसरों से काम करवा सके। खुद काम करना आसान होता है दोस्तों। अगर आपको कोई काम बोला जाए आप आसानी से कर लोगे, लेकिन आपको ये बोला जाए उस आदमी से आपको ये काम करवाना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो करवाना होता है। तो इसलिए प्रबंधक जो होता है उसमें दूसरों से कार्य करवाने की कला होती है। इसलिए प्रबंध जो है एक दूसरों से कार्य करवाने की कला होती है। प्रबंध के अंदर एक प्रबंधक के पास बहुत सारे टीम होती है और उस टीम से उसको काम करवाने के लिए उनको एक अच्छी कला होती है उनके पास। तो आपको समझ में आया होगा इसकी परिभाषा। याद रखना दोस्तों, मैरी पार्कर फोलेट ने दी है ये, और बहुत ही सीधी और सिंपल शब्दों की परिभाषा है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, किसने कहा, तो याद रखना मैरी पार्कर फोलेट। दोस्तों वैसे परिभाषाएं सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है, कभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर लॉरेंस एप्ले साहब आए। लॉरेंस एप्ले साहब ने भी कुछ इसी तरह की परिभाषा दी है। उसमें बताया इन्होंने अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। यहाँ भी यही बात है। देखो, प्रबंधक खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी अन्य व्यक्तियों के प्रयास करवा रहा है। अन्य व्यक्तियों से प्रयास करवाना, उनसे परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। फिर आए अपने एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब को कहते हैं। याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों, इसको टेलर साहब, टेलर हैं तो टेलर कभी भी कपड़ों का नाप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लेता है। टेलर कभी भी कपड़ों का नाप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लेता है। तो साइंटिफिक चीज़ को याद रखना आपको है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। लिख दो, नोट कर लो, याद रख लो।
कई बार वैकेंसी में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और याद रखना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, और इनकी परिभाषा भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। प्रबंध यह जानने की कला है। प्रबंध क्या जानने की कला है? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाए। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से कैसे किया जाए। तो दोस्तों याद रखनी है आपको, प्रबंध जानने की वह यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात उसके बाद, और यह सुनिश्चित करना, यह निश्चित करना कि आप उस कार्य को, जो काम करना चाह रहे हैं आप, जो काम आप करना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से, किस विधि से और कम से कम खर्चे से कैसे कर सके, यही जो है प्रबंध है। मान लो दोस्तों आपको एक मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए आपको सब कुछ नियोजन करना पड़ेगा, सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको किस ठेकेदार को देना है, कैसे इसको मितव्ययितापूर्ण से पूरा कर सकते हैं, मतलब कम खर्चे में किस तरीके से मकान को बनाया जा सकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें बनाने के लिए, कौन सी वस्तु कहाँ से खरीदनी होगी, इन सब को आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस चीज़ को मकान को बनाने के लिए भी सारा मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, और यही चीज़ जो होती है मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट के अंदर यह चीज़ होती है कि कम खर्चे में आपको कैसे, और एक सर्वोत्तम विधि द्वारा। कम खर्चे का मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसको उसकी गुणवत्ता से आप समझौता कर दोगे। गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को भी बनाना और गुणवत्ता युक्त चीज़ को बनाना भी ज़रूरी होता है। गुणवत्ता भी रहे उसमें, विधि अच्छी हो, सर्वोत्तम विधि से करना आपको उस काम को, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो, मितव्ययिता हो उसकी, कम खर्चे में हो वो काम, तो यही प्रबंध है, यही प्रबंध है। तो दोस्तों अपन ने 3 परिभाषाएं पढ़ी, वापस रिवीजन कर लेते हैं। मैरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा? प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। याद रखना दोस्तों, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा? अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। फिर आए अपने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर साहब। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता विधि से किया जाए। अब अपन ने ये जो परिभाषाएं पढ़ी दोस्तों, उन परिभाषाओं से कुछ निचोड़ निकलता है, वो पढ़ते हैं। परिभाषाओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि प्रबंध जो है कला एवं विज्ञान। प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। लेकिन विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसको शुद्ध विज्ञान नहीं कहते, इसको विशुद्ध विज्ञान कहते हैं। ये शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कला प्रबंध क्या है और ऑप्शन में आ जाए प्रबंध कला और विज्ञान है, प्रबंध केवल कला है, प्रबंध केवल विज्ञान है, प्रबंध कला और विशुद्ध विज्ञान है, तो विशुद्ध विज्ञान ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है ना। या शुद्ध विज्ञान नहीं है ये दोस्तों, याद रखना। अगर ऑप्शन में विशुद्ध विज्ञान नहीं हो, केवल कला और विज्ञान है, तो आपको कला और विज्ञान ही आंसर देना है, ठीक है ना। जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। भाई प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना गया। विज्ञान क्यों माना गया है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन, और कला क्यों माना इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान, देखो विज्ञान शब्द को समझना होगा अपन। अगर एक प्रबंध को अपन विज्ञान समझे तो विज्ञान शब्द को अपने को समझना होगा। विज्ञान क्या है? देखो विज्ञान जिसमें सिद्धांत हो, विज्ञान जिसमें सिद्धांत हो और जिसमें नियम हो, जिसमें कायदे हो, जिसमें कानून हो। कानून से मेरा तात्पर्य सिद्धांतों से है, वो कानून का मेरा तात्पर्य वो नहीं है आप लॉ की तरफ चले जाए, ठीक है ना। कुछ
तरीके होते हैं। विज्ञान से आशय ये होता है किसी कार्य को करने के एक तरीके होते हैं, कुछ कार्य को करने के सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को अपन क्या कहते हैं, विज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। चूँकि प्रबंध में भी प्रबंध के कुछ सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में लाएगा। अब इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने के लिए एक कला चाहिए होती, तो वो एक मैनेजर के पास होती है, ठीक है ना। इसलिए प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों आता है। विज्ञान किस लिए दोस्तों, सिद्धांत होते हैं, इसके लिए इसको विज्ञान कहा है। और इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक कला की आवश्यकता होती है, उस स्किल्स की आवश्यकता होती है, उस अनुभव की आवश्यकता होती है, उस प्रभावशीलता कह सकते हैं अपन, उस अनुभव प्रभावशीलता की आवश्यकता होती है। तो अपन उसको लागू कर सकते हैं। कला के द्वारा ही प्रबंध के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल लाइफ में लागू किया जाता है। इसलिए दोस्तों प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। अब जब अपन परिभाषाएं पढ़ लेते हैं तो इनसे कुछ विशेषताएं निकल के आती है दोस्तों। जब अपन किसी भी टॉपिक की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो उससे अपने को उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण नज़र में आने लगते हैं। तो अपन उसके लक्षण पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं आगे। जैसा कि मैरी पार्कर फॉलेट ने बताया था, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने बहुत चर्चा की इस बारे में। यह एक इसकी विशेषता होगी। प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। प्रबंध जो है उद्देश्य परक होता है। कोई भी प्रबंध या मैनेजमेंट है बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता दोस्तों। कोई भी मैनेजमेंट करेंगे आप तो जब उसका उद्देश्य होगा उस मैनेजमेंट का, तभी उस उद्देश्य मैनेजमेंट को किया जाएगा। बिना उद्देश्य के कोई मैनेजमेंट नहीं होता। हर मैनेजमेंट को एक उद्देश्य परक माना है। फिर प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। आहा, बहुत ही अच्छी बात कही है। प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है। ये मानवीय कार्य है। प्रबंध एक मानवीय कार्य है, मानव द्वारा किया जाता है। दोस्तों पढ़ने के लिए तो ये मानवीय कार्य है। समझना होगा अपने को, समझना होगा दोस्तों। प्रबंध जो है मानवीय क्रिया है, पढ़ने के लिए है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि प्रबंध तो पशु भी करते हैं, मैनेजमेंट तो पशु भी करते हैं। वो अलग है, वो मैनेजमेंट एक अलग वो मैनेजमेंट कोई स्टाफ को लेकर नहीं करते हैं, वो मैनेजमेंट नियोजन को लेकर नहीं करते हैं, वो अलग तरह का मैनेजमेंट करते हैं। वो अपने खाने पीने का प्रबंध भी करते हैं। अगर उसको भविष्य में कुछ ना मिले तो रोटी, जैसे कुत्ते को आप रोटी दे दे तो अगर छुपा के रखता है, वो भविष्य के लिए चाहिए उसको, तो वो संचय करता है। वो मतलब वो एक अपने लाइफ में आगे खाने की प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए भी वो उसको संचय करके रखता है, उसका प्रबंध करता है, मैनेज करता है उस चीज़ को, ठीक है ना। वो भी मैनेजमेंट करता है। लेकिन पढ़ने के लिहाज से अपन पढ़ेंगे ये मानवीय कार्य। प्रबंध मानव द्वारा किया जाता है, पशुओं द्वारा नहीं किया जाता है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। यह साधनों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। प्रबंध को क्रिएटिव बताया। प्रबंध को क्या बताया? क्रिएटिव बताया। यह सृजनात्मक कार्य है। ये साधनों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। किसी भी साधन है उसके प्रभाव को बढ़ाता है, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। एक प्रबंध, एक अच्छे ढंग से किया गया प्रबंध श्रमिकों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। मटेरियल जो काम आता है उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। जो भी साधन अपन काम है उनकी प्रभावशीलता, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। प्रबंध से एक अच्छे ढंग से कार्य होगा। ऐसा नहीं भेड़ चाल चलेंगे। भेड़ चाल में कोई प्रबंध नहीं होता है। प्रबंध सही ढंग से किया जाता है। प्रबंध में उस किसी भी साधन की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है। प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह काम आने वाली चीज़ें। प्रबंध अपन निजी लाइफ में भी काम आता है। प्रबंध निजी लाइफ के अलावा भी काम आता है, बिजनेस में भी काम आता है। प्रबंध तो एक छोटे मोटे घरेलू कार्यों में भी प्रबंध को अपनाया जाता है। सार्वभौमिक प्रबंध, आज शादी का हो, शादी का प्रबंध करना, उसमें भी मैनेजमेंट देखा जाता है। होटल व्यवसाय है वो मैनेजमेंट देखते हैं। बड़े बिजनेस हैं, ट्रेवल्स वाले हैं, वहाँ मैनेजमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों
प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, सभी जगह अपनाई। सार्वभौमिक शब्द का तात्पर्य होता है सभी जगह अपनाई जाने वाली क्रिया है। अच्छा, अब आया प्रबंध एक अदृश्य शक्ति। अदृश्य प्रबंध दिखता नहीं है दोस्तों, इस तरीके से अदृश्य शक्ति है। आप मतलब अदृश्य फिजिकल रूप से दिखाई नहीं देता है, प्रबंध को महसूस किया जा सकता है। प्रबंध को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। प्रबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे समझते दोस्तों? आइए, आप किसी शादी में जा रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, मान लो रामलाल ने अपनी बेटी की शादी करवाई, तो वहाँ पर देखेंगे कि सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। जिस स्टॉल पर जिस खाने की टेबल रखी है उस खाने को वहाँ रखा गया है। ऐसा नहीं वहाँ कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है या कोई अनवांटेड चीज़ वहाँ रखी हुई है, या पानी की जगह पर पानी नहीं है, या जहाँ पर जो खाने की वस्तु होनी चाहिए वहाँ कम पड़ गई है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को सही ढंग से मैनेज किया जाता है। सभी मेहमानों की अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है और सभी ढंग को देखा जाता है, जिससे लोग बाहर आके क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत ही अच्छी शादी थी। दूसरी ओर कोई श्यामलाल है मान लो, अन्यथा न ले, किसी का श्यामलाल हो तो उसको न ले। कोई श्यामलाल है, वो अपनी बेटी की शादी करवा रहा है या और कुछ भी कर रहा है, और वहाँ जाके अगर उसको खाना तो प्रॉपर मिल रहा है लेकिन पानी भी नहीं मिल रहा है, अगर पानी ख़त्म हो गया है और पानी नहीं हो रहा तो लोग बाहर जाके क्या करें? मिसमैनेजमेंट था यार, पानी नहीं मिला वहाँ। एक जरा सी चूक अपने सारे किराए पर पानी फेर देती है। इसलिए एक प्रबंध बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्रबंध करना चाहते हैं। आजकल शादी को मेंटेन करने के लिए इवेंट मैनेजर होते हैं। आजकल शादी को मैनेज करने के लिए भी इवेंट मैनेजर अपॉइंट होते हैं, और इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी एक दोस्तों एक आपके करियर की पॉइंट होता है। इवेंट मैनेजमेंट का पूरा अलग एक कोर्स होता है, उसको भी आप लाइफ में सीखने के पर्पज़ से देख सकते हैं। इवेंट मैनेजर होते हैं आजकल, और भविष्य में इसकी डिमांड बहुत काफ़ी बढ़ेगी दोस्तों। इवेंट मैनेजर की डिमांड बहुत बढ़ेगी, क्यों? आजकल शादी और कोई भी प्रोग्राम कर लो, शादी है, ढूंढ है, और भी कई कार्यक्रम होते हैं, उसके जो रीति रिवाज हैं हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अपन दूसरी लाइफ में बिजी हो गए हैं। अपन कोई भी घरेलू कार्यों में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए अपने को रीति रिवाजों का कम पता रहता है। तो इवेंट मैनेजर उन सभी रीति रिवाजों को जानते हैं, समझते हैं, और उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो इसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। फिर आया एक प्रबंध कला एवं विज्ञान। शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, कला और विज्ञान है दोस्तों। समझ में आ गया होगा प्रबंध की विशेषताओं को, अच्छे ढंग से समझ लिया। अब प्रबंध के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पादन करना। उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना प्राथमिक उद्देश्य। मैनेजमेंट ये चाहता है कि कम लागत, उचित लागत, फेयर प्राइस पर क्या हो? प्रोडक्ट बने, फेयर प्राइस पर सेवाएं दे सके, इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। उन उत्पादों और सेवा को उचित मूल्य पर वितरण करना। फिर मैनेजमेंट ये देखता है जो उत्पाद अपन ने बनाए हैं, जो सेवाएं अपन ने चालू की हैं, जो सेवाएं अपन ने बनाई हैं, उन सेवाओं को उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाया जा सकता है। उचित मूल्य पर लोगों को वो उत्पाद उपलब्ध करवाया जा सके, ये चीज़ जो है प्राथमिक उद्देश्यों की श्रेणी में आता है। उपक्रम में सभी मानव संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना होता है। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन देना। दोस्तों वैसे ये प्रबंध के जो उद्देश्य हैं परीक्षा की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, फिर भी एक नज़र अपन पढ़ा लेते हैं। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन देना भी प्राथमिक उद्देश्य है। तो अपन इस तरीके से ऐसे समझे तो प्राथमिक उद्देश्य जो होता है उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन देना, इस चीज़ को याद रखना आप। ये अगर आ जाए ऑप्शन में, ये आएगा, कंफर्म आता है, यही आता है, उचित मात्रा में लाभार्जन देना, ठीक है ना। ये प्राथमिक उद्देश्य होता है इसका। फिर सहायक उद्देश्य देखते हैं, और सहायक उद्देश्य होते क्या है दोस्तों, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी कोई उद्देश्य और सहायक उद्देश्य पूछ ले, और प्राथमिक उद्देश्य जो प्रथमतया दृष्टि से अपने को जो उद्देश्य उस कार्य को करने के लिए किया जाता है प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। सहायक उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो
सहायक कार्य किए जाते हैं, उनको सहायक उद्देश्य कहते हैं। वे उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करें, वे उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करे सहायक उद्देश्य कहलाते हैं। जो निम्न है दोस्तों, संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। जो भी संसाधन रिसोर्सेज अपन उस उत्पादन को कर रहे हैं, भाई प्राथमिक उद्देश्य क्या था अपना? प्राथमिक उद्देश्य था उत्पादन करना, सही मूल्य पर सही चीज़ों का उत्पादन करना, ये प्राथमिक उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों में जो रिसोर्सेज उसमें काम ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता उत्पन्न करना होता है। इनका यथाउचित समय और स्थान पर उपयोग करना, इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना। रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज में सामंजस्य स्थापित करना, ये सहायक उद्देश्य हो गए। फिर आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत किसी भी संस्था के व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था से संबंधित मानव संसाधनों, उद्यमी जिसमें प्रबंधक एवं कर्मचारी होते हैं, उनकी संतुष्टि से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों से मतलब होता है जो व्यक्ति इस प्रबंध में काम आते हैं, जैसे मानव संसाधन उद्यमी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मैनेजर्स हो गए, और कर्मचारी उनकी संतुष्टि से संबंधित होते हैं। तो उन व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूर्ति करने होते हैं। उद्यमी को अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैनेजर को उसका अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, कर्मचारी को भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उन उद्देश्यों की पूर्ति भी इसमें की जाती है। फिर होते हैं सामाजिक उद्देश्य। समाज के विभिन्न साधनों का विकास एवं उनका समुचित प्रयोग। समाज की आवश्यकता उत्पादों का विकास करना, अच्छा आचरण करना, समाज के द्वारा कमाए गए धन का कुछ हिस्सा समाज के हित के लिए खर्च करना इत्यादि। प्रबंध का महत्व क्या होता है दोस्तों, पढ़ते हैं। संस्था के विकास में, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में, संसाधनों के समुचित उपयोग, विकास करने में, इनोवेशन करने में, संगठन का अस्तित्व, संरक्षण, वृद्धि करने में, देश के आर्थिक विकास में, ये प्रबंध के महत्व होते हैं। संस्था का विकास होता है, मैनेजमेंट प्रतिस्पर्धा का सामना करती है कि कंपनी, संसाधनों के समुचित उपयोग किया जाता है, उनके विकास, संसाधनों का विकास किया जाता है, कुछ नवाचार करने में काम आता है, संगठन का अस्तित्व एवं संरक्षण वृद्धि करने में होता है, देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का महत्व है। प्रबंध की प्रकृति कैसे है? प्रबंध बहुविधा के रूप में है। प्रबंध के एक विधियाँ नहीं, प्रबंध के बहुत सारी विषयों को शामिल किया जाए। एक प्रबंध को समझने के लिए, एक प्रबंध के अंदर सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं को पढ़ा जाता है, समाजशास्त्र को पढ़ा जाता है, अपने मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है, बहुत सारे विषयों को पढ़ा जाता है, उसके बाद में प्रबंध समझ में आता है। प्रबंध कला एवं विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान नहीं। प्रबंध पेशे के रूप में काम आता है। प्रबंध आजकल जो प्रबंध को है प्रोफेशनल माना गया। आजकल प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो 2-4 घंटे के लिए मैनेज करते हैं, मतलब जैसे इवेंट मैनेजर हो गया। प्रबंध एक प्रोफेशन हो गया इवेंट मैनेजर का काम। प्रबंध प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है जो सार्वभौमिक है। प्रबंध की एक प्रक्रिया जो सार्वभौमिक, सभी जगह व्याप्त है, ये सभी जगह काम आती है। समझ, पहले नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है। नियोजन, संगठन, सेवी वर्गीय क्रिया है, मतलब नियोजन, संगठन, निर्देशन, सेवी वर्गीय क्रिया के अंदर जो है कार्मिकों की संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, फिर उनका निर्देशन किया जाता है, फिर नियंत्रण किया जाता है। देखो, नियोजन करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, उस संगठन से काम करवाएंगे, सेवी वर्गीय क्रिया, फिर निर्देशन, उनको निर्देश देंगे, फिर उनको कंट्रोल करेंगे। किंतु इनके सिद्धांत देखो, एक प्रबंध प्रक्रिया तो सार्वभौमिक बताए, किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि परिस्थिति जन्य। इनके जो प्रबंध के सिद्धांत है परिस्थिति के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए एक चीज़ भी याद रखने योग्य परीक्षा की दृष्टि से आपको, प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, किंतु उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, परिस्थिति जन्य है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, परिस्थिति जन्य है।
दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और इसके लिए मैं एक प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ने के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर बटन दबाना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।